So what we found that the velocity of sound V equal to root over E by rho. What is E? E is the modulus of elasticity. Okay. Now here we'll study this topic very slowly so that we can understand. So this was the formula given. Now Newton found that this velocity of sound equal to root over P by rho. P by rho. P is the pressure, rho is the density. Okay. Now with this is Newton's formula. Newton's formula for velocity of sound. For velocity of sound. Correct. But if we calculate velocity of sound, suppose pressure of gas is 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square. If we put this value and density of here, suppose if I take 1.293 kg per meter cube, density is mass per volume na kg per meter cube. If we put this value, then as per the Newton's formula, this is coming around 280 meter per second, which is not true. Okay, experimental value of velocity of sound is about 330 meter per second. Okay, this is the experimental value. Now so Laplace आया, Laplace ने करेक्शन किया कि भाई द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से साउंड एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करता है थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन. ओके, कंप्रेस हो जाता एयर का लेयर्स एंड देन रेरिफेक्शन हो जाता, सेपरेट हो जाता. दिस प्रोसेस उन्होंने बोला कि एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में और न्यूटन के प्रोसेस में क्या डिफरेंस था? न्यूटन ने बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है ना, तो इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस. बट जब लैप्लास बोला कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोग ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन पढ़ा ना, गैस लॉस में. उसमें क्या मिला हमको? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, करेक्ट है ना. जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है. ये आइसोथर्मल केस में है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तुम्हारा जो अभी स्टैंडर्ड 9 है ना, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया. बट अभी खाली तुमको जानने के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस हम स्टडी करते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा होता है. P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, लाइक दिस. P3 V2 टू द गामा, मतलब PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट. ये क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, ठीक है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में. बट ये फॉर्मूला डेरिवेशन अभी हमारा स्कोप के बाहर है, इसलिए अभी हम छोड़ देते हैं. अभी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये गामा क्या है, ठीक है. गामा जो है ना, गामा इज़ एक्चुअली तुम्हारे बुक में बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है. गामा का वैल्यू लिखा हुआ है CP/CV. अभी ये क्या होता है देखो, CP क्या है? CP मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट. P है ना, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या बोला जाता है? CP. और CV क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अभी तुम बोलेगा कि ये क्या है भाई, ये सब CP CV, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एकदम बियॉन्ड योर
है ना, सर के ऊपर से जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो गामा का वैल्यू डिपेंड्स ऑन एटोमिसिटी, है ना। तो गैस क्या हो सकता है, मोनो एटॉमिक गैस है तो 1.66 होता है इसका वैल्यू जब मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक किसको कहा जाता है, एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम, ठीक है। गामा का वैल्यू होता है 1.44 कब, जब ये डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस कौन सा है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, ये दो एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसलिए अगर हीलियम में तुम वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर करोगे और अगर तुम ऑक्सीजन में मेजर करोगे, हाइड्रोजन में मेजर करोगे तो डिफरेंट वैल्यू गामा डिफरेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी डिफरेंट होगा। गामा का वैल्यू होता है 1.33 अगर ये पॉलीएटॉमिक है, मतलब ट्राइएटॉमिक, मान लो ओजोन है ना, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मतलब जैसे ओजोन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ये समझे कि भाई लैप्लास का जो करेक्शन है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना। अच्छा एक चीज़ समझो, वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे, यहाँ पर वॉल्यूम को भी v से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना, चाहे तो इसको स्मॉल भी लिख दो, है ना, ठीक है। दोनों अलग चीज़ है, एक वॉल्यूम है एक वेलोसिटी है। तो यह वेलोसिटीज को हम थ्रू आउट द कैलकुलेशन v से डिनोट करेंगे, और गैस का वॉल्यूम जब आएगा स्मॉल v लिख देते हैं, ठीक है। तो लैप्लास ने क्या बोला कि भाई ये जो आपने p लिखा ना, है ना, दिस विल बी एक्चुअली गामा टाइम्स p बाई रो होगा, ठीक है। एयर के लिए गामा का वैल्यू क्या है, 1.4 ले लिया, बाकी प्रेशर का वैल्यू इतना ही रहा, इसका इतना ही वाला। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, गामा का वैल्यू ये लिख दो, प्रेशर का वैल्यू 1.01 10⁵ लिखो, डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 लिखो। तो ये पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा गामा का, दैट इज इक्वल टू 330.7 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इतना ही आता है, 332 के करीब आता है, करेक्ट। अच्छा, तो अभी पूरा थ्रू आउट दिस चैप्टर हमको क्या समझ में नहीं आया, ये क्या है, CPCB क्या है ना। तो थोड़ा सा मैं तुमको समझा देता हूँ क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मीनिंग है, यूनिट मास ऑफ द गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये टॉपिक बाद में हायर स्टडीज़ में तुम्हारा काम आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ओके। तो नॉर्मली सॉलिड एंड लिक्विड जो है ना, अगर तुम 1 kg सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो जो हीट लगेगा ना, उसको हम बोलेंगे सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, C बोल सकते हैं। सिमिलरली 1 kg लिक्विड का अगर तुम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो हीट लगेगा उसको बोलेंगे लिक्विड का स्पेसिफिक कैपेसिटी। बट गैस का 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। क्यों, देखो गैस का 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होता है, ये जो CPCB बोल रहे हैं ना, ये 2 क्यों वैल्यू है। लिक्विड और सॉलिड में तो एक स्पेसिफिक हीट, मतलब 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट लगता है ना, इसके लिए एक होता है। बट गैस में 2 होता है वैल्यूज़, क्यों। मान लो कि ये सिलेंडर, एक सिलेंडर में एक पिस्टन है, ठीक है। अभी मान लो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तुमने, क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब अभी पहले मैंने जैसे बोला, पिस्टन का जो वेट है बस उतना ही वेट है, ना तो पिस्टन में कुछ वेट डालोगे ना पिस्टन से कुछ वेट कम करोगे, दिस इज प्रेशर कांस्टेंट। अभी जैसे ही तुम इसमें हीट दोगे, इसमें जैसे गर्म होगा तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और गैस का टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन को ऊपर कर देगा ना, तो जो हीट लगेगा उसमें 2 काम होगा। क्या काम होगा, पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए एक वर्क डन होगा और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ हीट यूज़ होगा ना।
तो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ लेकिन दो काम हो रहा, एक वॉल्यूम बढ़ाने का काम आ रहा, एक टेम्परेचर बढ़ाने का काम आ रहा ना, तो ज़्यादा हीट लगेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी जो है ना उसमें ज़्यादा हीट देने पड़ता है। अच्छा सीवी क्या है? सीवी क्या है? सेम गैस को ले लो तुम एक सिलेंडर में, लेकिन इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट, भी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट होगा? पिस्टन ऐसा रख दे, इसको क्लैंप कर दो, क्लैंप कर देना मतलब पिस्टन आगे पीछे ऊपर नीचे जाएगा नहीं, वॉल्यूम इतना ही रहेगा, कुछ भी कर लो। अभी स्पेसिफिक हीट किसे कहा जाता है? यूनिट मास ऑफ द गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पिस्टन को अगर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दिया, तो जो भी मैं हीट सप्लाई करूँगा पूरा के पूरा हीट केवल टेम्परेचर बढ़ाने का काम आएगा और कुछ नहीं होगा उस हीट से। तो कम हीट देने से ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री। जबकि सीपी में क्या हो रहा था, जो हम हीट दे रहे थे उसमें पिस्टन भी ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्लस टेम्परेचर बढ़ रहा था ना। तो इसके लिए गैस का कांस्टेंट प्रेशर में अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो अलग टाइप का हीट लगता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो अलग हीट लगता है। करेक्ट। इसके लिए क्या है कि गैस पोजेसेस 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ठीक है, और इसमें से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है? सीपी का वैल्यू ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? सीवी से, क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है इंटायर हीट इज़ यूज्ड अप फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सीपी मतलब ऑल द टाइम सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी, इसलिए रेशियो जो है ना वो पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33 होगा, डायटोमिक के लिए 1.4 होगा, और ट्राइएटॉमिक के लिए मोनोएटॉमिक के लिए 1.66 होगा। तो 1 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि सीपी तो ज़्यादा ही है सीवी से। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा पी बाई रो। और ये लैप्लास ने जो करेक्शन किया उसमें खाली इतना बोला कि द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू गैस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या सीखा? देखो, हमने सीखा आज कि न्यूटन का गलती किधर था कि सर न्यूटन ने क्या समझ लिया था कि भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, इसमें गामा वाला फैक्टर नहीं आ रहा था, खाली पी बाई रो आ रहा था। लैप्लास ने करेक्शन करने के बाद गामा पी बाई रो आ गया। ठीक है, एंड हमको ये भी अभी इस फॉर्मूला से पता चल रहा कि गैस का कौन सा गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा वो गैस का एटोमिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, रिलेशन बिटवीन wavelength, velocity and frequency, between wavelength, ठीक है, wave velocity and frequency। फ्रीक्वेंसी हम को n से डिनोट कर सकते हैं, f से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे। ठीक है, अच्छा, तो वेवलेंथ किसे कहा जाता? वेवलेंथ किसे कहा जाता? टी टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको वेवलेंथ कहा जाता ना। एक साइकिल कंप्लीट होने को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। तो टी टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस जाता है उसको वेवलेंथ कहा जाता। तो डिस्टेंस इज दिस लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड टी। ठीक है, अच्छा, ये अगर होगा ये कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा, आधा। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर टी टाइम पीरियड कवर किया तो यह टी बाई 2 में इतना टाइम को इतना डिस्टेंस कवर करेगा। इस डिस्टेंस को अगर हम लैम्डा बोलते हैं, मतलब वेवलेंथ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगर इसका भी आधा कर ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4। और यहाँ का टाइम कितना होगा? टी बाई 4। तो ये टी बाई 4, ये टी बाई 2 टी बाई 4, ये 3 टी बाई 4 ना।
और ये 40/4, 40/4 मतलब t, क्लियर। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? एक कंप्लीट साइकिल होने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर हुआ। तो लैम्डा बाई टी इक्वल टू वेलोसिटी ना। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ना। तो किसी भी पार्टिकल का अगर फ्रीक्वेंसी मान लो f है, मान लो मैं बोलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का जैसे 2-4 यूनिट बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, आरपीएम रहता है, रिकॉर्ड्स रहता है ना, उसका फैन का देखो लिखा रहता है इतना आरपीएम में घूमता है वो, करेक्ट। तो आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, ये भी फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट है, पर मिनट में इतना बार घूमेगा, है ना। तो अगर मैं किसी का बोलता हूँ कि भाई किसी पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी f है, तो मतलब एक टाइम वो चक्कर लगाता है, एक टाइम वो घूमता है कितना में? 1 सेकेंड में। तो एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा? 1/f। एक बार घूमने में जो, या एक बार वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगता है, इसी को टाइम पीरियड बोला जाता है, क्लियर ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम, मतलब बहुत फास्ट घूम रहा। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, मतलब धीरे धीरे घूम रहा, ठीक है। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकली रिलेटेड, ठीक है। ये बड़ा होगा तो ये कम होगा। तो अभी मेरे पास 1/t है, देखो t इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू 1/t, करेक्ट। तो यहाँ पर लैम्डा इंटू 1/t है, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू 1/t इंटू वेव वेलोसिटी। इस 1/t को क्या बोला जाता है? f। तो लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेव वेलोसिटी, क्लियर हुआ। ये न्यूमेरिकल में तुम्हारा काम आएगा। खाली साउंड के लिए नहीं, जितने भी तुम वेव पढ़ोगे, इवन साउंड इज इलास्टिक वेव, मतलब इसको प्रोपागेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत है, बराबर। इवन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम, गामा रे, जितना भी है, रेडियो वेव, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी ये फंडामेंटल फार्मूला है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेव वेलोसिटी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलो अभी हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स, ठीक है। चलो किसके ऊपर डिपेंड करता है हम एक एक करके जाते हैं, ओके। चलो तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, फैक्टर्स that affect the speed of sound in a gas, okay, factors affecting speed of sound in gas, speed of sound in gas। मैं नोट नहीं लिखता हूँ, तुम बुक से पढ़ लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले है डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या डिपेंड करेगा क्या? तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है? गामा p बाई रो। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो गामा p, मान लो प्रेशर और एयर गैस फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हो गया √/रो ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड बोलो, चलो। स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, डेंसिटी अगर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो अभी हम जैसे मान लो कि इसको लिखने के लिए मैं थियोरेटिकली क्या स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? द स्पीड ऑफ साउंड, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है।
जैसे मान लो कि न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन का डेंसिटी और ऑक्सीजन का डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता 32, मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करो तो डेंसिटी मिलेगा 16। ये हो गया डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 16। हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूलर वेट 1 × 2/2 मतलब 1। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? रूट ओवर गामा पी को वैसे ही रहने देते हैं बाई 16, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये खाली मैं सिम्बॉलिकली लिखने के लिए O2 BH2 लिख रहा हूँ, तो V1 V2 भी लिख सकते हो तुम, गामा पी बाई 1 ना। तो अभी हम दोनों का अगर डिवाइड करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन बाई स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, डिवाइड करने से क्या होगा? गामा पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में रूट ओवर 1/16 आएगा, नीचे में रूट ओवर 1/1 आएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, गामा पी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का जो भी स्पीड है ना 1/16 वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स मोर देन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स। देखो 1/16 मतलब 4 हो जाएगा, और इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, तो 4 इंटू स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में जितना स्पीड से साउंड जाएगा, हाइड्रोजन में उससे 4 गुना ज़्यादा स्पीड से जाएगा, करेक्ट। एक ही साउंड है तो हाइड्रोजन के थ्रू पास करो तो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। तो गैस का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा। क्लियर हुआ? तो तुमको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन है, तो तुम बता सकती हो कि हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन का स्पीड ऑफ साउंड से 4 गुना ज़्यादा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने, है ना, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मान लो कि स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू 273 + T लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये T तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K इंटू रूट ओवर 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 273 केल्विन बोलते हैं ना। तो अगर मैं VT को V0 से देखो, ये दोनों में क्या है, मैंने अभी क्या बोला, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने पहले क्या बोला कि भाई ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल साइन लेना पड़ता है और एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है। तो इंटू रूट ओवर T, ये बेस फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फार्मूला में डायरेक्टली कुछ रटने के लिए एक दे दिया, तो मैं भी वो डिराइव करके दिखाता हूँ आया कैसे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू K इंटू रूट T। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस कितना होगा? कांस्टेंट इंटू रूट ओवर T। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में T है, डिग्री सेल्सियस में अगर स्मॉल t है तो कैपिटल T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 273 प्लस स्मॉल t। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है? 273 प्लस 10 ना। चलो, सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा? K इंटू T0। T0 मतलब 273 प्लस 0, ठीक है। अभी इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो K कैंसिल, डिवाइड करते हैं K इंटू 273 प्लस T। तुम्हारा टेक्स्ट बुक में ना इसको अवॉइड किया कि इतना सारे कैलकुलेशन करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना है,
इसलिए नहीं बताया, ठीक है। तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जीरो, और ये हो गया रूट ओवर 273 प्लस टी बाई 273। तो वी टी वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये 273 बाई 273 मतलब 1, और टी बाई 273 ये हो गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट मतलब टू द पावर हाफ ना। अभी देखो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तुम हायर मैथमेटिक्स में इसको बाद में करोगे। अभी हम क्या बोलते हैं कि ये जो पावर है ना, अगर ये टर्म बहुत ही छोटा है, टी बाई 273 बहुत ही छोटा है, तो हम क्या अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस 1/2, ये पावर नीचे आ जाएगा इंटू टी बाई 273, ठीक है। इतना हायर टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है या मोबाइल यूज़ करके देखो कितना होता है। 1/273 इंटू 2 मतलब 6, 576 इंटू टी, ठीक है। तो वी जीरो कितना 330 है ना। वी जीरो मतलब 330, तो वी टी इज इक्वल टू 330 प्लस 330 बाई 546 ना, 546 इंटू टी। अभी तुम्हारे पास है कैलकुलेटर, देखो ना, ये 330 बाई 546 कितना हो रहा, वी टी इक्वल टू 330 प्लस 330 बाई 546 इंटू टी। तो 330 को 330 डिवाइडेड बाई 546 करो, नहीं तो मुझे मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.61, ठीक है। सो 0.6 के बाद भी कुछ है ना, 604 है ना, 0.60439 लाइक दिस है ना, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं 330 इंटू 0.61, थोड़ा सा राउंडिंग कर दिया सबको, है ना, इंटू टी। तो मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। अगर मान लो तुमको बोला गया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस में, एट 0 डिग्री सेल्सियस velocity of sound या स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बताने के लिए बचा। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना न्यूमेरिकल के लिए, कि वी टी मतलब वी 25 डिग्री में निकलना है, तो 330 प्लस 0.61 इंटू 25। 1 डिग्री में 0.61 बढ़ता है, तो 25 डिग्री में कितना हो जाएगा, चलो 0.61, इसको 0.61 इंटू 25 करो, हाँ, इस 15.25, इसको 330 से ऐड कर दो, कितना हो गया, 5 4 345.25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड उतना बढ़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड अगर 330 था तो 25 डिग्री सेल्सियस में 345 हो जाएगा। क्लियर। और इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज, ऐसा दिया जाता है, इंक्रीज स्पीड ऑफ साउंड बाय फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे दिया जाएगा।
तो क्या लिखोगे 0.61 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड कर रहा, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा स्पीड ऑफ साउंड ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो दो फैक्टर हमने अभी कंसिडर किया, एक डेंसिटी में ज़्यादा डेंस होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल के पहले और एक करते हैं, ह्यूमिडिटी, थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी। देखो अभी ह्यूमिड एयर मतलब क्या है ना, द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज 5/8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ये देखो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर, W भी लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, वाटर वेपर इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो ड्राई एयर का डेंसिटी जो होगा ना उसका उससे कम होगा डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर का। ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ साउंड इन द ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, क्योंकि ड्राई एयर का क्या है ना, ड्राई एयर में देखो इसमें क्या हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ना। स्पीड ऑफ साउंड, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो मटेरियल मीडियम में जो पार्टिकल कैरिंग ये है वो भी बढ़ जाएगा ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्योंकि ह्यूमिड एयर देखो वाटर वेपर का डेंसिटी जो है 5/8 टाइम्स है, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि इंक्रीज इन मॉइस्चर इन एयर टेंड्स टू डिक्रीज द डेंसिटी। अगर मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा, मॉइस्चर बढ़ गया ना। सो द इंक्रीज इन मॉइस्चर इन एयर टेंड्स टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर, हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ठीक है। फोर्थ एक फैक्टर है विंड का डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी का डायरेक्शन। विंड वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। जैसे तुम बैडमिंटन खेलते हो तो क्या होता है कि जिस तरह हवा दे रहा है अगर उस तरफ तुम कॉर्क को मारोगे तो कॉर्क बहुत स्पीड से उधर भागेगा, करेक्ट ना। तो मान लो कि हवा का डायरेक्शन ऐसा है और साउंड भी इधर से ही जा रहा, तो क्या होगा, रिजल्टेंट साउंड का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउंड का जो नॉर्मल स्पीड है वो प्लस विंड के वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाएगा। हाँ, आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। ओके, सो मेरा क्या आएगा कि जो विंड का डायरेक्शन है, इफ साउंड ट्रैवल्स along the direction of wind velocity, along the direction of wind velocity of wind, then effective speed of sound increases। कितना हो जाएगा इफेक्टिव स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड है ना, इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड प्लस विंड का वेलोसिटी ना, ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मल स्पीड, एक्चुअल साउंड का जो स्पीड है, मतलब काम विंड में जब विंड का वेलोसिटी स्टिल एयर है, स्पीड ऑफ साउंड, और ये है विंड का स्पीड, विंड स्पीड। और इसका ही अपोजिट, मान लो कि हवा इस तरफ दे रहा, ठीक है, विंड इस तरफ फ्लो हो रहा और तुम इधर से ऐसे बोल रहे हो तो साउंड ऐसे जा रहा, ठीक है ना। तो उस समय क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पीड, इफ साउंड ट्रेवल्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, है ना, तो दिस माइनस विंड का, अगर मान लो साउंड का स्पीड से भी जैसे टॉर्नेडो, टाइफून इस टाइप का अगर है ना, तो बहुत ही हाई स्पीड में आ रहा
तो क्या हो जाएगा, सुना ही नहीं देगा तुमको, क्योंकि इसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि साउंड तो आ ही नहीं सकता, रिजल्टेंट स्पीड नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, करेक्ट, कि अगर विंड जिस तरफ जा रहा है उसका अपोजिट साइड में अगर तुम बात कर रहे हो उससे, तो तुमको बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाना पड़ेगा, करेक्ट, इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ये सब करना पड़ेगा। चलो ये क्लियर हो गया। तो हमारा अभी 4 फैक्टर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट फैक्टर है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड कमेगा। सेकेंड है टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड हो गया ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। एंड फोर्थ फैक्टर है विंड वेलोसिटी, वो डिपेंड करता है कि विंड का डायरेक्शन में या उसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो चारों फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हारा बुक में बहुत ही एक शॉर्टकट मेथड बताया है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। देखो एक्चुअली क्या है ना, जब तुम 11-12 में जाओगे ना तो उसके लिए प्रॉपर एपरेटस है हमारे पास, है ना, साउंड का आगे पीछे करके जो है ना उसका मेजर किया जाता है। सो देर इज़ ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। बट इधर क्या है ना, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम करेंगे तो वो क्या बोल रहा है कि तुम और तुम्हारा दोस्त 2 अलग अलग जगह पे खड़ा हो जाओ। मतलब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और तुम दोस्त को बोलो कि यहाँ से व्हिसल ब्लो करे या फिर यहाँ से तुमको चिल्लाए, ठीक है। तो जैसे ये पहले एक टॉर्च लाइट दिखाए, ठीक है। टॉर्च लाइट दिखा तो लाइट तो भाई 1,86,000 में तुरंत दिखेगा तुमको लाइट। जैसे दिखेगा ना तुम अपना स्टॉप वॉच चालू कर दो, और तुमको साउंड कब सुनाई देगा स्टॉप वॉच बंद कर दो, ठीक है। लाइट दिखा और लाइट जैसे ही दिखा स्टॉप वॉच चालू, और साउंड जैसे तुमको सुनाई दिया स्टॉप वॉच बंद। तो क्या हुआ, ये जो टाइम लगा लाइट देखने के इतना सेकंड के बाद साउंड तुम्हारे पास पहुंचा, है ना। तो इस टाइम को मान लो T1 लिख दिया तुमने। 2-3 बार रिपीट कर सकते हो इस बात को। फिर से टॉर्च लाइट जलाओ, जैसे टॉर्च लाइट का लाइट देखा स्टॉप वॉच चालू किया, जैसे साउंड सुना, और आवाज़ भी करने के लिए बोलो, व्हिसल भी ब्लो करने के लिए बोलो, तो टाइम तुमने नोट कर लिया। अभी तुम एक काम करो, उसको बोलो कि मैं अभी टॉर्च लाइट जलाता हूँ, तुम स्टॉप वॉच चालू करना, जैसे तुम टॉर्च लाइट जलाओगे उसी समय व्हिसल ब्लो करना है, ठीक है। और तुमको कब सुनाई दिया बताओ। तो तुमने भी टॉर्च लाइट व्हिसल दोनों ब्लो किया, और उसको तुम्हारा जो भी टाइम लगा साउंड को आने में वो भी मेजर कर लिया, ठीक है। तो तुम्हारा और इसके बीच में डिस्टेंस AB है, मान लो इस डिस्टेंस है D। तो तुमको सुनाई दिया T1 टाइम पे, उसको सुनाई दिया T2 टाइम में। तो एवरेज टाइम निकाल लो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो जाएगा, थोड़ा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। तो ये V क्या है, साउंड का स्पीड, तो V इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। बस तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो तो मेजर कर सकते हो तुम। टाइम भी तुमने एवरेज निकाल दिया, तो इससे तुम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। लेकिन इससे स्पीड ऑफ साउंड निकाला जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग है कैसे स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए माइकल जन बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिरर रख के 22 मील के डिस्टेंस में 2 रिफ्लेक्टर रख के फिर ऐसे ही टाइप का कुछ किया था, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकाला था, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब नोट बुक में जो है तुम पढ़ सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड में क्या है। उसके बाद मान लो कि रेलवे ट्रैक में अगर कान रखोगे ना तो पहले ही पता चल जाएगा कोई गाड़ी ट्रैक में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के थ्रू स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट ना। और है ना, एयर से मतलब एयर से तो साउंड आएगा, लेकिन उससे पहले रेलवे ट्रैक में अगर कान रखोगे ना पहले ही पता चल जाएगा कि इस पटरी में कोई गाड़ी आ रहा है, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी है एनर्जी है। चलो, द हार्ट ऑफ ए मैन बीट्स 75 टाइम्स पर मिनट।
ओके, तो ये क्या है, गिवन क्या है, ये किस चीज़ है, मतलब ये कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है, 75 पर मिनट्स, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना है 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, ओके। तो फ्रीक्वेंसी होगा 75 पर मिनट, ये जो दिया हुआ ना यही उसका फ्रीक्वेंसी है, तो सेकंड में निकालना निकाल दो। तो 75 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में निकालना, बोल तो नहीं दिया, आंसर देख के तुम बोल रहे हो पर सेकंड में, जो इतना पर मिनट मतलब यही फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर तुमको मिनट में करना है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5 से कटेगा, 6 से कटो पहले, 6 से तो 10 हो जाएगा, डेसिमल लाने में इजी हो जाएगा। 6 1 is 6, 6 2 is 12, 12 3 5 है ना, तो 1.25 हो जाएगा 10 से इसको करने के, और 10 से करो तो ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 1.25 क्या हो जाएगा मीटर पर, सॉरी पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी है ना, हर्ट्ज पर सेकंड को हर्ट्ज बोला जाता है। अच्छा, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड के को मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। ये क्लियर हो गया ना, तो उनको कोई रटने वाला, अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो इसको 1/1.25 कर दो, ठीक है, तो ऊपर में 1/सेकेंड आ जाएगा, ऊपर जाएगा सेकेंड हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 100/125, ठीक है ना। तो 25 से 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो कितना 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल था, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ ही था, खाली तुमने यूनिट कन्वर्ट किया और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो टाइम पीरियड निकल गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये ना, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो भाई टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ना, हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा, क्लियर ना। हर्ट्ज लिखो, 1/सेकेंड लिखो। नेक्स्ट, द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इन ए ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर। क्रेस्ट के बीच में दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है ना, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो इन दोनों का बीच का सेपरेशन है 100 मीटर, तो यही वेवलेंथ है ना। तो जिसको वेवलेंथ क्या है डेफिनेशन पता है, तो उसको पता है कि भाई ये अगर क्रेस्ट ना बोल के अगर बोलता दो कंसेक्यूटिव ट्रैप के बीच में यही डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तो दैट इज द वेवलेंथ। तो ये तो डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ ही यही है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हो गया 100 मीटर। चलो ये हो गया। इफ द वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ना। तो अभी हमने देखा, वी नो दैट, अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, क्या फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ना। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो v बाई लैम्डा इज इक्वल टू एफ, v का 100 वैल्यू दिया हुआ है, v का नहीं, v का वैल्यू दिया हुआ है 20 ना। चलो इसको मिटाते हैं, v का वैल्यू दिया हुआ है 20 एंड लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 100, दिस इज इक्वल टू एफ ऑल द टाइम हर्ट्ज में ही आएगा, 0.2 हर्ट्ज, ठीक है। देखो कभी कभी किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, जैसे तुम रेडियो का बोलते हैं ना, शॉर्ट वेव इतना मेगा हर्ट्ज में हम कर रहे हैं, रेडियो में बोल रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी में हम अपना रेडियो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो किलो हर्ट्ज मतलब क्या है 1000 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁻⁶, तो ऐसे सब अलग अलग हायर यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। चलो स्पीड गिवन है, व्हाट इज गिवन दैट यू राइट फर्स्ट, 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दिया 20 हर्ट्ज। निकालना क्या है भाई, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। चलो भाई कंप्रेशंस मतलब वेवलेंथ निकालना है, ठीक है ना।
क्लियर? तो क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी ना। वेलोसिटी 0.3, फ्रीक्वेंसी 20, करेक्ट? तो 0.3 बाई 20, तो अभी 0.03 बाई 2 ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं 100। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। और ये जो दिया हुआ ना तुम्हारा मीटर पर सेकंड, ये तो कैंसिल, ये तो मीटर पर सेकंड था और ये 1/सेकंड था, सेकंड कैंसिल तो मीटर रह गया। ये भी सिंपल था, करेक्ट। ए सोर्स ऑफ वेव, पढ़ो इसको। ए सोर्स ऑफ वेव, अच्छा, produces 40 crests and 40 troughs in 0.4 second. What is the frequency? What is the frequency of the wave? ठीक है ना। तो मतलब टाइम दे दिया इन, अच्छा 0.4 सेकेंड में 40 क्रेस्ट करता है ना। तो 0.4 सेकेंड में 40 क्रेस्ट क्रिएट करता है, ESTS। तो एक सेकेंड में कितना करेगा भाई, 40/0.4, ठीक है। इसको 0 ले लो तो 100। तो एक सेकेंड में जितना करेगा उसी को इसका फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ना। Therefore, what is the frequency? The frequency is equal to, ये समझने वाली बात है, बराबर ना। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत भाई। 0.4 सेकेंड में इतना करता है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना क्रेस्ट क्रिएट करेगा या एक सेकेंड में जितना ट्राफ क्रिएट करेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। चलो, so now you do one thing, you practice the remaining sum.